अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज कैपे मॉडल में हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन से तकरीबन आपका 90% जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट करना सीखेंगे हर एक कंपनी का। ये 4 कंपनीज आपको दी गई हैं। ठीक है, और इनके बीटाज भी गिवन है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ एक जो रिटर्न ये यहाँ पे पहले से कैलकुलेटेड है परसेंटेज की फॉर्म में। ये आप कह सकते हैं किसी और टेक्निक से कैलकुलेट किया गया है, ये कैपा मॉडल से कैलकुलेट नहीं किया गया। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं किसी फंडामेंटल एनालिसिस से ये जो है वो जज किया गया है, या ये एक्चुअल रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी जो दे रही है जापान पावर कंपनी जैसे है, ये 14% रिटर्न जो है ये ऑफर कर रही है। ये एक्चुअल रिटर्न भी हो सकता है या किसी फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, ये दो एनालिसिस मजीद होते हैं, इनके थ्रू भी ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ हुआ हो सकता है। तो बहरहाल ये कैपेम मॉडल से कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैपेम मॉडल से कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ रिटर्न। देखिए इसे रीड करते हैं। एज्यूम दैट रिस्क फ्री रेट इज 7%, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 13%, शो दैट सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है, ERI means in expected return of individual security is equal to 7। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो कैपेम का फॉर्मूला है वो आपको आता है मेरे ख्याल से, वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 6 जो आपको दिया गया है बीटा के साथ, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाता है, यानी ये रिटर्न ऑफ द मार्केट है, माइनस इसमें से रिस्क फ्री रेट जो है वो लेस किया हुआ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। जी, तो ये जो 6 दिया गया है ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ये RM माइनस RF का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि बीटा के साथ तो मार्केट रिस्क प्रीमियम ही लिखा होता है। Assume that investor has estimated the following values for 4 different corporations। ठीक है, कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच कॉर्पोरेशन यूजिंग कैपम। पहले भी रिटर्न निकाला हुआ है, बट ये मैंने बताया किसी और तरीके से निकाला हुआ है। आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकालना है वो कैपम मॉडल से कैलकुलेट करना है। Indicate position of these securities on SML and evaluate which security is appropriately valued, which is overvalued and which is undervalued। आपने एक तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी निकालने हैं सारी सिक्योरिटीज के, दूसरा आपने इन सिक्योरिटीज को ग्राफ की सूरत में आपने शो करके दिखाना है, जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। ये ग्राफ होता है कैपे मॉडल का, याद रख लें। कैपे मॉडल का की जो ग्राफिकल डिपिक्शन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो SML कहलाती है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो आपने ग्राफ भी बना के दिखाना है सिक्योरिटीज का, और ये भी बताना है कौन सी सिक्योरिटी जो है अप्रोप्रिएटली वैल्यूड है, यानी फेयरली वैल्यूड है, कौन सी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है, कौन सी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसका मतलब भी आपने समझना है और फिर ये आपने ये भी बताना है, ये भी इंडिकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे कैपम मॉडल से। ठीक है, तमाम सिक्योरिटीज का। तो कैपम मॉडल की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो वो हम ले लेते हैं। कैपम मॉडल की इक्वेशन जो है, देखिए ये आपकी क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, और फिर आप क्या करते हैं RM माइनस RF, ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है ना, मार्केट रिस्क प्रीमियम। इतना हिस्सा जो है ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाता है। अब वन बाय वन एक एक कंपनी को लेते हैं और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। ये उसने जिस तरह शो किया हुआ आप भी उसी तरह शो करें। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। चले, सबसे पहली कंपनी पेप्सी है, पेप्सी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, देखिएगा। ठीक है, इक्वेशन तो यही है, बस मैंने अब पहले एक बार इक्वेशन लिख दी है। अब मैंने बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। RF से मुराद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है विच इज 7। ये अलग से भी ऊपर बताया हुआ देखें 7%। ये असल में ये इक्वेशन बनाई हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई है कि आप इसमें बीटा की वैल्यू जस्ट पुट करें, आपका आंसर आता जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन इसी तरह से बनी हुई है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस फिर बीटा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी ये RM माइनस RF जो है इसका डिफरेंस ये खुद निकाल के दिया हुआ है 6। सही, अगर आप सारा फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखें RF सबसे पहले पुट करेंगे, RF 7% है। ठीक है, तो RF की जगह मैं लिख दूंगा 7%। फिर बीटा जो है वो पेप्सी कंपनी का देखें क्या है, 1 है, तो बीटा की जगह आ जाएगा 1। RM जो है वो कितना है, यानी मार्केट रिटर्न, वो 13% है, तो 13% आप लिख दें।
सही। और आर एफ कितना है, वो 7% है, तो आप 7% लिख दें। क्लियर। अब इसे आप सॉल्व कर लें बस, और क्या करना है इसमें। तो ये 13 - 7, ये कि देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 13 में से 7 आप निकालेंगे, ये आ जाएगा 6%। सही। परसेंट के साइन अगर आप लगाने हैं लगा दें, नहीं लगाने ना लगाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है इससे, ना लगाएं बेशक। आप पता तो है ये आप परसेंटेज में लिख रहे हैं। ये 9 आएगा, और 7 + 9 इज इक्वल टू व्हाट, 16%। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कंपनी मीडिया टाइम्स है, मीडिया टाइम्स का भी निकाल लेते हैं। जीरो पॉइंट फाइव है इसका बीटा। ठीक है, 0.5। जी, तो 6 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, ये 3 आएगा। ठीक, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10%। तो इस तरह से ये आपका निकल आएगा मीडिया टाइम्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर कैपर मॉडल। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट कंपनी आपकी जो है उसकी तरफ आते हैं, जब नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी का भी देख लें कैसे निकलेगा, सिंपल है। जी, तो नेशनल रिफाइनरी का बीटा जो है वो माइनस का 0.5 है, तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 0.5 लिखेंगे, लेकिन ये अब आप ब्रैकेट में लिख लें तो बेहतर होगा आपके लिए। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे माइनस का 0.5। ठीक है जी। अब ये 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो ये आएगा 3। ठीक, लेकिन आप देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो लाजम बात है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 7 में से आप 3 निकाल दें तो ये 4% आपका आएगा जस्ट रिटर्न। ये देखें जी, आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया अंडर कैपम मॉडल। ठीक है, अब जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इन्हें इनमें से ये बताना है कि ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और अप्रोप्रिएटली वैल्यूड सिक्योरिटीज कौन सी हैं, और इनको एसएमएल पे भी ड्रॉ करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करें, आप ये मैं यही टेबल उठा लेता हूँ, इसी टेबल को आप करें कॉपी पेस्ट, ऐसे ही टेबल बना लें, और इसमें आप दो चीजें बस लिख दें। ये बीटा निकाल दें, बेशक इस बीटा की तो जरूरत नहीं है, इसका जो यूज करना था वो कर लिया।
ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। अब जो काम करना है वो ये करना है कि जो कैपम मॉडल से आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले हैं ना, उनको आप लोग लिखें इस कॉलम में। देखें, पहले पेप्सी कंपनी का जो निकाला है वो 13% है, फिर जापान पावर का आपने 16% निकाला है, फिर 10% और 4%। ठीक है, ये आपने कैपा मॉडल से निकाले हैं। तो इसी को बेस बना के आप जो है वो बताएं कौन सी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, कौन सी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है, ये आप बताएं। बहुत आसान है, देखिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे जी अंडर और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी। कैपा मॉडल को बेस बनाएं, आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना तो बड़े तरीके हैं इसको देखने के, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, कैपा मॉडल का बेस बनाएं। आप देखें कैपा मॉडल का जो रिटर्न है, कैपा मॉडल के मुताबिक इन्वेस्टर को इतना रिटर्न रिक्वायर करना चाहिए पेप्सी कंपनी से। यानी इन्वेस्टर अगर पेप्सी कंपनी का स्टॉक खरीदने जा रहा है तो इन्वेस्टर को चाहिए कि 13% रिटर्न जो है वो इस इन्वेस्टमेंट से रिक्वायर करे, डिमांड करे। ठीक है, और ये देखें ये सिक्योरिटी दे भी कितना रही है, 13% ही दे रही है। इस सूरत में हम कहेंगे ये सिक्योरिटी फेयरली वैल्यूड है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। इसकी जो प्राइस मार्केट में होनी चाहिए वही प्राइस है, तो इसलिए इससे कहते हैं अप्रोप्रिएटली वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, अब ये यहाँ देखें, ये जापान पावर कंपनी जो है, इसमें आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 16%। ठीक है जी, तो 16% जो रिटर्न है देखें ज्यादा है ना ये 14% से। कैपा मॉडल को बेस बनाए ना, मैं बता रहा हूँ, कैपा मॉडल का रिटर्न देखें ज्यादा है ना इस रिटर्न से जो गिवन है। तो जब कैपा मॉडल का रिटर्न ज्यादा है तो इसलिए इसको कहेंगे कि सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। क्या है, ओवर वैल्यूड है। कैपा मॉडल का देखें रिटर्न कम है इस केस में, 11% है, और कैपा मॉडल कितना दे रहा है, कह रहा है 10%, तो ये कम है इसलिए अंडर वैल्यूड कह देंगे। कैपा मॉडल को बेस बनाए, कैपा मॉडल का रिटर्न अगर ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, कैपा मॉडल का रिटर्न अगर कम है तो अंडर वैल्यूड, कैपा मॉडल का रिटर्न इसमें भी कम है लिहाजा क्या आएगा, अंडर वैल्यूड। अगर कैपा मॉडल का रिटर्न जो रिटर्न गिवन है किसी और तरीके से गिवन है, फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए कैलकुलेट हुआ हुआ है, इस रिटर्न के बराबर है, तो याद रखें फिर सिक्योरिटीज आर फेयरली वैल्यूड। पेप्सी कंपनी की जो सिक्योरिटी है, शेयर है, वो फेयरली वैल्यूड है, यानी जो उसकी मार्केट में प्राइस होनी चाहिए वही प्रिवेल कर रही है। जापान पावर कंपनी जो है ये इस वक्त मार्केट में महंगी है। ठीक है, ये ओवर वैल्यूड है। बात समझ रहे हैं, इसको बेच देना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। और मीडिया टाइम्स की जो सिक्योरिटी है ये अंडर वैल्यूड है, मीन सस्ती है मार्केट से, यानी जो प्राइस होनी चाहिए उससे सस्ती है, इसलिए इसको खरीद लेना चाहिए। नेशनल रिफाइनरी की जो सिक्योरिटी है वो भी अंडर वैल्यूड है, इसको भी खरीद लेना चाहिए। याद रखें जब सिक्योरिटी महंगी होती है तो हम बेच देते हैं, ओवर वैल्यूड होती है जब, और अंडर वैल्यूड जब होती है तो हम उसको खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। और अगर जो है ना जो प्राइस होनी चाहिए वही प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रही हो, तो उस सूरत में आपको ना खरीदने का फायदा है ना बेचने का फायदा है, उस सूरत में सिक्योरिटी फेयरली वैल्यूड होती है। उससे फिर जो स्पेकुलेटर होते हैं वो पैसा नहीं बना सकते। स्पेकुलेटर्स को फायदा तब होता है जब सिक्योरिटीज ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, क्योंकि जब अंडर वैल्यूड होंगी तो हम लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, मतलब हम लो प्राइस पे बाय कर लेंगे और फिर वेट करेंगे कि अंटिल प्राइस राइज करे। और जब सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड होती है हम शॉर्ट सेल कर लेते हैं, हम शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम बोरो करके सेल कर देते हैं और बाद में प्राइस के कम होने का इंतजार करते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो फिर बाय कर लेते हैं। आपने ये दोनों टेक्निक्स पढ़ी हुई है ना, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन मार्जिन ट्रेडिंग में। तो वही वाला वही कर वो कब करते हैं आप, लॉन्ग पोजीशन कब लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन कब लेते हैं, जब सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड होती है, सस्ती होती है, तब शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। यानी आप लो प्राइस पे बाय कर लेते हैं, फिर प्राइस जब बढ़ती है फिर सेल करते हैं। और ओवर वैल्यूड जब हो तो आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, यानी आप क्या करते हैं, आप बोरो करके सेल कर देते हैं और बाद में प्राइस के कम होने का वेट करते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो दोबारा बाय करके और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की सूरत में ही स्पेकुलेटर्स को फायदा होता है। अगर सिक्योरिटी फेयरली वैल्यूड हो तो फिर तो फायदा नहीं होता ना खरीदने बेचने से। अच्छा, इसके बाद उसने जो काम कहा है वो उसने कहा है जी आप इन सिक्योरिटीज को एसएमएल यानी सिक्योरिटी मार्केट लाइन की सूरत में ड्रॉ करें। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं अलग से आप लोगों को जो है ना इस क्वेश्चन का ग्राफ मैं अलग से आपको बना दूंगा।
अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा तो वो लाजमी बात है वो एक्सेल वगैरह के जरिए ड्रॉ होगा, तो वो खैर आपको इतना अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। बेहतर ये है कि मैं बाय हैंड आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ये, ठीक है। तो वो मैं इसके साथ ही लिंक कर देता हूँ एक वीडियो, उसके अंदर आप देख लें कि बाय हैंड मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ग्राफ जो है इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। अभी आप इस चीज को देखें जो कैलकुलेशन की है आपने। अभी मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सिखाया अंडर कैपम मॉडल, और आपको अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का बताया कि वो कैसे देखते हैं, वो कैपम मॉडल की बेस पे देखते हैं। अगर कैपम मॉडल का रिटर्न ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, कैपम मॉडल का रिटर्न कम है तो अंडर वैल्यूड, अगर कैपम मॉडल का रिटर्न बराबर है तो फेयरली वैल्यूड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।